एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बुक गोल्डन रेज का 4th चैप्टर द टेल ऑफ द विश्नोईज। द टेल ऑफ द विश्नोईज इस चैप्टर के अंदर विश्नोइयों का जो पेड़ पौधों के बचाव के लिए या पेड़ पौधों की रक्षा हेतु उन्होंने जो अपने जीवन का बलिदान किया था, कैसे जाम्बाजी ने अपने 29 नियम है वो स्थापित करके किस प्रकार से उस मारवाड़ के उस क्षेत्र को हरा भरा किया था, ये जो स्टोरी है इसमें नरेट की गई है। इस पे एक वीडियो है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक वीडियो में इसका जो हाफ चैप्टर है वो हमने क्लियर कर लिया है। आज हम नेक्स्ट इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे इसमें बताया था कि किस प्रकार से ये जो जगह थी, वो जो क्षेत्र था वो पूरा का पूरा पेड़ पौधों से रहित हो गया था। ड्रॉट का टाइम आया था, तब अकाल पड़ा था तब। तो वहां पे सिर्फ जाम्बाजी के फादर जैसे जो लैंडलॉर्ड थे, जिनके पास में कुछ बाजरा का स्टोर रखा हुआ था, बाजरा स्टोर किया हुआ था, तो उन जैसे लोग हैं वही वहां पे बचे थे और बाकी के लोग हैं वो वहां से चले गए। कितने ही केटल्स है वो मर गए थे, ब्लैक बक्स है वो भी दिखाई नहीं देते थे वहां पे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। देखो, जाम्बाजी वाज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट। कि जाम्बाजी है वाज मच अफेक्टेड, वो ज्यादा अफेक्टेड थे, ज्यादा इससे प्रभावित हुए बाय दिस ड्रॉट, की इस ड्रॉट से। जाम्बाजी है वो इस ड्रॉट से या जाम्बाजी इस सूखे से, इस अकाल से ज्यादा प्रभावित हुए थे, बहुत प्रभावित हुए थे। Many were the nights he spent in wakefulness because of the suffering he saw around him. कि many were the nights, की बहुत सी जो नाइट्स थी, रातें थी, he spent in wakefulness, वो उन्होंने जाग कर, wakefulness यानी जागते हुए उन्होंने spent करी थी, बिताई थी। because of, क्योंकि the suffering मतलब वो पीड़ाएं, he saw around him मतलब अपने चारों ओर, he saw उन्होंने देखी। तो बताया है कि बहुत सी रातें उन्होंने अपने चारों ओर पीड़ाएं जो देखी थी उनकी वजह से जाकर बिताई थी, या फिर उन्होंने अपने चारों ओर की पीड़ाएं हैं वो देखने के बाद में कई रातें जाकर उन्होंने बिताई थी। द डाइंग केटल, द स्टार्विंग चिल्ड्रन। क्या देखा? द डाइंग केटल, कि मरते हुए जानवर। द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे बच्चे। दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट। दे हॉन्टेड, ये जो डाइंग केटल और जो स्टार्विंग चिल्ड्रन का जो सीन था, दे हॉन्टेड हिम, वे उसको डराते थे। डे एंड नाइट, कि दिन और रात उनको वे डराते थे। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34 ही हैड ए विजन। अब देखो क्या हुआ, एंड फाइनली, और अंततः एट द एज ऑफ 34 ईयर्स की एज में, 34 साल की अवस्था में, ही हैड ए विजन, उनको एक विजन हुआ, उनको एक दिव्य दर्शन हुआ। कब हुआ? 34 की एज में। देखो, एक एक चीज अब वो आपको याद होनी चाहिए, कौन सा सीन उनको तंग करता था, कौन से सीन उनको दिन रात डराते थे, और कौन सी एज में उनको विजन मिला था, विजन हुआ था, मतलब कब उनको दिव्य दर्शन हुआ था। He saw man intoxicated with his own power, destroying the world around him. He saw, उन्होंने देखा, मैन जो आदमी थे, इंटॉक्सिकेटेड होता है पागल होते हुए, उन्माद में होते हुए। उन्माद एक प्रकार से ऐसे नशे की अवस्था होती है, पागलपन की अवस्था हम बोल सकते हैं। विद हिज ऑन पावर, कि अपने खुद के पावर से, अपने खुद की शक्ति से आदमी है वो अपनी खुद की शक्ति के उन्माद में, अपनी खुद की शक्ति से पागल होकर के अपने जो अराउंड है, मतलब अपने चारों ओर का जो वर्ल्ड है, अपने चारों ओर का जो संसार है, उसको डिस्ट्रॉइंग मतलब नष्ट करते हुए उन्होंने देखा। उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने देखा कि मानव जो मैन है, जो मानव है, वो अपनी खुद की शक्ति से पागल होते हुए अपने चारों ओर के संसार को नष्ट करते हुए उन्होंने देखा। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, एंड ही डिसाइडेड, और उन्होंने निश्चय किया, टू चेंज बदलाव करने का, इट ऑल इन सब के अंदर, मतलब जो उन्होंने देखा कि इस संसार को, अपने चारों ओर के संसार को मानव खुद है वो अपनी शक्ति के उन्माद में डिस्ट्रॉय कर रहा था, नष्ट कर रहा था। तो उन्होंने इसे चेंज करने का, इसे बदलने का उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया। इफ लाइफ वाज टू फ्लरिश अगेन इन दिस डेसलेट लैंड, जाम्बाजी saw that man would have to live in a different way and according to different tenets and beliefs. कि if life was to flourish again in this desolate land, कि इस desolate land के ऊपर, इस निर्जन, इस उजाड़ जमीन के ऊपर यदि जीवन को दोबारा अगेन यानी दोबारा फ्लरिश करना है, अगर जीवन को दोबारा मतलब पालन पोषण जीवन का करना है, फ्लरिश होता है पोषण प्रदान करना या पनपना,
तो इसमें बताया है कि यदि इस डेसोलेट लैंड के ऊपर, यदि इस उजाड़ या निर्जन जमीन पे दोबारा जीवन को पनपाना है, दोबारा जीवन को पोषण प्रदान करना है, तो जांबाजी ने देखा, जांबाजी ने ये उनका विजन है कि जांबाजी ने क्या देखा कि इस उजाड़ लैंड पे अगर जीवन को दोबारा पनपाना है, पोषण प्रदान करना है, दैट मैन वुड हैव टू लिव इन डिफरेंट वे, तो आदमियों को, मनुष्यों को, ह्यूमन बीइंग्स को एक डिफरेंट वे में जीवन जीना होगा, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीव्स। किसके अनुसार? अलग सिद्धांत और विश्वासों के अनुसार अलग तरीके से मनुष्य को जीवन है वो जीना होगा। ऐसा उन्होंने अपने विजन में देखा कि अगर इस उजाड़ लैंड पे दोबारा से जीवन को पनपाना है तो। जांबाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन एविडेंस ऑफ खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज। ही वांटेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग्स टू फ्रोलिक अगेन and he wanted men to work for this। तो उन्होंने क्या देखा कि जांबाजी wanted the earth to be covered once again by an evidence of खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज। कि जांबाजी चाहते थे, जांबाजी क्या चाहते थे कि जांबाजी चाहते थे कि खेजड़ी, बेर, केर और सांगरी के वृक्ष है वो पर्याप्त मात्रा में जो खेजड़ी, बेर, केर और सांगरी के वृक्ष है वो, इनसे जो अर्थ है वो एक बार फिर से वंस अगेन मतलब दोबारा से एक बार फिर से कवर हो जाए, ढक जाए। तो जांबाजी चाहते थे कि खेजड़ी, बेर, केर और सांगरी के वृक्षों की प्रचुरता से, एविडेंस यानी पर्याप्त मात्रा, प्रचुरता से ये जो अर्थ है, जो भूमि है, पृथ्वी है, वो एक बार फिर से कवर हो जाए, एक बार फिर से ढक जाए, ऐसा जांबाजी चाहते थे। ही वांटेड, वो चाहते थे हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग्स, कि ब्लैक बग यानी जो कृष्ण मृग थे, कृष्ण मृग का जो हर्ड्स यहाँ पे ग्रुप के लिए आया है, जो केटल का जो ग्रुप होता है उसके लिए हर्ड मीनिंग आता है। तो जो कृष्ण मृगों का जो समूह था, टू फ्रोलिक अगेन, वो दोबारा से, फ्रोलिक मतलब खुशी से उछल कूद करे, ऐसा वो चाहते थे कि कृष्ण मृगों का समूह है वो दोबारा से उछल कूद करे। एंड ही वांटेड, और वो चाहते थे मैन टू वर्क फॉर दिस। देखो प्लूरल फॉर्म आई है मैन की, कि मैन टू वर्क फॉर दिस, कि आदमी इसके लिए कार्य करे, ह्यूमन बीइंग जो है वो उसके लिए काम करे, ऐसा वो चाहते थे। जांबाजी न्यू द वे टू अचीव दिस एंड ही बिगन टू ब्रॉडकास्ट दिस मैसेज इन द ईयर 1485। कि जांबाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, कि इसको अचीव करने का तरीका है वो जांबाजी जानते थे, इसको प्राप्त करने का रास्ता जांबाजी जानते थे। एंड ही बिगन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज, और उन्होंने बिगन यानी शुरू किया, टू ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारित करने का, हिज मैसेज अपने जो मैसेज है, अपने जो संदेश हैं, इन द ईयर 1485। कि उन्होंने, ही बिगन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485, कि उन्होंने वर्ष 1485 में अपने जो मैसेज है, संदेश है, उनको प्रसारित करना शुरू किया, उनको फैलाना शुरू किया, उनका ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। रेडियो पे जो प्रसारण किया जाता है उसको ब्रॉडकास्ट बोला जाता है, और टीवी पे जो प्रसारण होता है उसको टेलीकास्ट बोला जाता है। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेट्स, कि हिज मैसेज, उनके जो मैसेज थे, उनके जो संदेश थे वो इंक्लूडेड, सम्मिलित थे 29 बेसिक टेनेट्स, कि मूल जो 29 मूल जो टेनेट्स यानी जो सिद्धांत थे इनमें शामिल थे, उनके संदेश है वो मूल रूप से 29 सिद्धांतों में सम्मिलित थे। इस 2 मेजर कमांडमेंट were a prohibition against the cutting down of any green tree or the killing of any animal। कि इट्स 2 मेजर कमिटमेंट्स, इनके 2 जो मेजर यानी जो बड़े कमिटमेंट होते हैं, आदेश, कि इसमें 2 बड़े आदेश थे। वो क्या थे? वह ए प्रोहिबिशन होता है निषेध, किसी चीज को मना करना, प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री। तो एक तो प्रोहिबिशन, देखो 2 इसमें बताए हैं मेजर कमिटमेंट, 2 बड़े आदेश बताए हैं। एक तो है किसी भी हरे वृक्ष को काटना, और दूसरा है द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, किसी जानवर को मारना। इनके निषेध के 2 बड़े जो आदेश हैं वो इसमें आदेश थे, आज्ञाएं थी, कि एक तो किसी हरे वृक्ष को काटने के विरुद्ध, और दूसरा किसी भी जानवर को मारने के विरुद्ध, अगेंस्ट होता है विरुद्ध, इनके विरुद्ध निषेध करने की 2 है वो बड़े आज्ञा या बड़े आदेश इसमें थे, उनके टेनेट्स में, उनके जो 29 मूल जो सिद्धांत थे उनमें। जांबाजी मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग was eagerly accepted। तो जांबाजी मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी,
कि ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए जो जांबाजी के संदेश थे, एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग, और सभी लिविंग थिंग के प्रति रेस्पेक्ट, और जो मानवता के जो जांबाजी के संदेश थे वाज ईगरली एक्सेप्टेड, वो उत्सुकता पूर्वक एक्सेप्ट किए गए, स्वीकार किए गए। कौन सी चीज? जो मानवता के प्रति और सभी लिविंग थिंग यानी सभी जो सजीव जो चीजें थी, यानी सभी जो जीव थे, उन जीवों के प्रति रेस्पेक्ट यानी सम्मान, और मानवता के जो जांबाजी के संदेश थे वो ईगरली यानी उत्सुकता पूर्वक उनको एक्सेप्ट किया गया, उनको स्वीकार किया गया, मतलब सभी लोगों ने उनको स्वीकार किया। जांबाजी के जो नियम थे उनको सभी लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया था और उनके रूल को वो लोग फॉलो करने लग गए। His teachings prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover. कि his teachings, उनकी जो teachings मतलब उनकी जो शिक्षाएं थी, जांबाजी की जो टीचिंग्स यानी जांबाजी की जो शिक्षाएं थी वो प्रम्प्टेड यानी स्वीकार की गई, जो शिक्षाएं थी उन्होंने प्रम्प्टेड यानी प्रेरित किया था। द इनहेबिटेंट्स होते हैं निवासी, ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेज मतलब सैकड़ों गांव के जो निवासी थे उनको, टू रिक्लोथ मतलब वापस से कवर करना, वापस से मतलब आवरण एक चढ़ा देना, द अर्थ पृथ्वी पे विद इट्स ग्रीन कवर, इसके ग्रीन कवर के साथ इसके जो हरित जो इसका कवर है, जो आवरण है इसका, जो ढकने के लिए जो चीज होती है, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधों की बात चल रही है, पेड़ पौधों से इस पृथ्वी को ढकने की बात चल रही है। तो देखो, हिज टीचिंग्स प्रॉम्प्टेड द इनहेबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस टू रिक्लोथ द अर्थ विद इट्स ग्रीन कवर, कि उनकी शिक्षाओं ने सैकड़ों गांव के, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस मतलब सैकड़ों गांव के जो इनहेबिटेंट्स थे, जो सैकड़ों गांव के जो निवासी थे, उनको इस पृथ्वी को हरे आवरण से रिक्लोथ यानी पुनः ढकने के लिए उनको प्रेरित किया। उनकी शिक्षाओं ने, किसकी शिक्षाओं ने? जांबाजी की शिक्षाओं ने सैकड़ों गांवों के निवासियों को इस पृथ्वी को हरे आवरण से पुनः ढकने के लिए रिक्लोथ, उनको पुनः हरित आवरण का जो वस्त्र होते हैं, जो कपड़े पहनाने होते हैं, तो हरित आवरण से उन्हें पुनः ढकने के लिए प्रेरित है वो किया जांबाजी की शिक्षाओं ने। जांबाजी फॉलोअर वर कॉल्ड विस्नोइज और 29ers, 29 because they adhered to जांबाजी's 29 precepts। देखो, जांबाजी के जो फॉलोअर थे, जो जांबाजी के अनुयायी थे, वो विस्नोई कहलाए, और 29ers मतलब वही विस्नोई या 20 नौधारी, 29ers यानी 20 नौ को धारण करने वाली ये विष्णोई है वो कहलाए। देखो कैसे बताया है, 20 यानी 20, नोई यानी 9, बिकॉज क्योंकि दे एडहेयर टू जांबाजीज 29 प्रिसेप्ट, क्योंकि उन्होंने एडहेयर मतलब धारण किए हुए थे या वो पालन करते थे जांबाजी के 29 जो प्रिसेप्ट यानी 29 जो 29 जो उनके सिद्धांत थे, जांबाजी के 29 जो सिद्धांत थे, 29 जो सिद्धांत थे, उनको वो पालन करते थे, उनको वो धारण करते थे। दे प्रिजर्व द ट्री अराउंड देयर विलेजेज and protected blackbucks, chinkaras, peafowl and all other birds and animals। कि they preserve यानी संरक्षण देना, the trees around their villages, कि अपने विलेज के, अपने गांव के चारों ओर के वृक्षों को भी प्रिजर्व करते थे, अपने चारों ओर के वृक्षों को वो संरक्षण देते थे। and protected, और वो प्रोटेक्टेड मतलब प्रोटेक्टेड होता है सुरक्षा प्रदान करना। ब्लैक बक्स यानी कृष्ण मृग को, चिंकारा को, पी फॉल यानी मोर और जो मोरनी जो दोनों होते हैं उनके पिकॉक एंड पी हैं, उन दोनों के है पी फॉल मतलब मोर और मोरनिया। एंड ऑल अदर बर्ड्स, और बाकी सभी पक्षी, एंड एनिमल्स यानी बाकी सभी जो पक्षी हैं, जानवर हैं, उन सबकी उन्होंने रक्षा करी थी। तो क्या करा था उन लोगों ने दे प्रिजर्व, इसलिए वो विष्णुई कहलाए थे। उनके जो फॉलोअर है वो विष्णुई क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने 29 नियमों को धारण किए हुए थे, और उन 29 नियम में क्या था कि दे प्रिजर्व द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस, कि अपने गांव के चारों ओर के वृक्षों को उन्होंने प्रिजर्व किया, उनका संरक्षण किया, उनको बचाया। और जो कृष्ण मृग, चिंकारा, मोर, मोरनिया और अन्य जो पक्षी और एनिमल थे उनकी भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया, उनको भी उनकी सुरक्षा करी। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकम कवर्ड बाय ट्रीज, देयर कैटल had abundant browse, their land recovered its fertility and the Bisnois became a prosperous people। तो देखो, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे देयर टेरिटरी, उनका जो टेरिटरी यानी उनका जो क्षेत्र था वो बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, वो वृक्षों से कवर हो गया, धीरे धीरे उनका क्षेत्र वृक्षों से कवर हो गया। देयर कैटल्स, उनके जो कैटल्स थे, उनके जो जानवर थे, उनके पास में क्या था? अब्यूडेंट ब्राउज यहाँ पे लीव्स के लिए आया, पत्तियों के लिए, कि उनके जानवरों के लिए, कैटल्स के लिए पर्याप्त पत्तियां थी। देयर लैंड रिकवर इट्स फर्टिलिटी, और उनकी जमीन ने
फिर से फर्टिलिटी को मतलब उपजाऊपन को रिकवर कर लिया था, उपजाऊ उनकी जमीन फिर से हो गई थी। एंड द बिश्नोई बिकेम ए प्रोस्पेरियस पीपल, और जो बिश्नोई थे वो समृद्ध लोग बन गए थे। जब धीरे धीरे पेड़ पौधों की रक्षा की जाने लगी, जब उनकी जमीन फर्टिलिटी को धारण कर लिया, तो जो बिश्नोई है वो प्रोस्पेरियस बन गए थे। तो अब देखो आगे क्या हुआ। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, उनके क्षेत्र के बाहर सारी चीज है वो एज बिफोर, पहले की तरह कंटिन्यू थी, पहले की तरह ही जारी थी, सब कुछ पहले जैसे ही रहा। द लैंड वॉज स्टिल बींग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डिजर्ट वॉज स्प्रेडिंग, कि द लैंड वॉज स्टिल, जो जमीन है वो अभी भी क्या थी, बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर, कि लैंड से, जमीन से अब भी उसका जो ग्रीन कवर था, जो हरा आवरण था, वो स्ट्रिप्ड मतलब छीना जा रहा था, कि जमीन से अब भी उनका जो हरा आवरण है वो छीना जा रहा था। एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग, और जो डेजर्ट था, मरुस्थल था, वो फैल रहा था, उसका प्रसार हो रहा था। द 9th डिसेंडेंट ऑफ जाम्बाजीज कंटेम्प्रेरी राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर, कि द 9th डिसेंडेंट, कि जो 9वें डिसेंडेंट थे, यानी जो 9वें जो उनके वंशज थे, जाम्बाजी कंटेम्प्रेरी, जाम्बाजी के समकालीन राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, प्राप्त कर लिया था द थ्रोन ऑफ जोधपुर, जोधपुर का थ्रोन या सिंहासन, कि जाम्बाजी के समकालीन राव जोधाजी ने अब, राव जोधाजी जो उनके 9वें वंशज थे, उन्होंने जोधपुर के सिंहासन को ऑक्यूपाई कर लिया था, जोधपुर की सिंहासन को प्राप्त कर लिया था, या फिर जोधपुर के सिंहासन पे वो आसीन थे। कौन? जो जाम्बाजी के समकालीन थे, राव जोधाजी, जो 9वें वंशज थे वहां के। इन द 6th year of his reign, in 1730, the Maharaja Abhay Singh decided to construct a palace for himself, a beautiful palace made of the famous red sandstone of Jodhpur. In the 6th years of his reign in 1730, कि अपनी जो रेन मतलब अपना जो शासन काल था उसके 6ठे साल में 1730 ईस्वी में, कि अपने शासन के 6ठे साल सन 1730 में दिस महाराजा अभय सिंह, कि जो ये महाराजा थे अभय सिंह, इस महाराजा अभय सिंह ने डिसाइडेड, निश्चय किया, टू कंस्ट्रक्ट ए पैलेस फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए एक पैलेस, एक महल के कंस्ट्रक्ट होता है निर्माण करना, कि अपने लिए एक महल का निर्माण करने का उन्होंने डिसाइड किया, एक महल को बनाने का उन्होंने निश्चय किया। किसने? महाराजा अभय सिंह ने। उनके शासन के 6ठे साल 1730 ईस्वी के अंदर महाराजा अभय सिंह ने अपने लिए एक महल का निर्माण करने का निश्चय किया। ए ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन ऑफ जोधपुर, ए ब्यूटीफुल पैलेस, एक सुंदर महल, मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन, जो कि लाल सैंडस्टोन से, लाल बलुआ पत्थर से बना हो, जोधपुर के लाल बलुआ पत्थर से बना एक सुंदर महल। दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम, दिस वुड नीड, जिसको आवश्यकता किसकी थी? ए लॉट ऑफ लाइम, बहुत अधिक लाइम होता है चूना, कि दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम, जिसको अत्यधिक चूने की आवश्यकता होगी। मतलब जो ये जो महल बनाया जाएगा इसमें चूने की जरूरत थी, बिना चूने के ये जो महल है उसका निर्माण नहीं हो सकता था। तो दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम, जिसको बहुत अधिक चूने की आवश्यकता थी। लाइम स्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट एविडेंट इन दिस ट्रैक्ट, बट इट हैड टू बी क्यूर्ड एंड द लाइम किल्स वुड नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल, कि लाइम स्टोन इज ऑफ कोर्स यानी वास्तव में निसंदेह, लाइम स्टोन इज क्वाइट एविडेंट, कि बिल्कुल एविडेंट यानी पर्याप्त था इन दिस ट्रैक्ट, कि इस ट्रैक्ट के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जो लाइमस्टोन था, जो चूना का पत्थर था, वो पर्याप्त था, पर्याप्त मात्रा में वहां पे था, खूब प्रचुरता में मिलता था। बट इट हैड टू बी क्यूर्ड, लेकिन इसको क्यूर करना होता था, उसको पकाना पड़ता था। एंड द लाइम किल्स, और जो लाइम किल्स यानी जो चूने की जो भट्टियां थी, वो नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल, इसको अत्यधिक फ्यूल की आवश्यकता थी, इसको अत्यधिक ईंधन की आवश्यकता थी। किसको? चूने की भट्टियों को अत्यधिक ईंधन की आवश्यकता है वो थी। तो देखो, इट वॉज नॉट एन इजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट, कि इट वॉज नॉट एन इजी जॉब, की है कोई इजी जॉब, सरल काम नहीं था, टू गेट प्राप्त करना, सो मच फ्यूल, इतना अधिक ईंधन को, इन द डेजर्ट, डेजर्ट में, मरुस्थल में इतना अधिक फ्यूल या ईंधन को प्राप्त करना आसान काम नहीं था। बट एज लक वुड हैव इट, देयर वाज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज जस्ट 16 miles फ्रॉम जोधपुर। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन जैसा कि लक की बात है या जैसा कि संयोग से, देयर वाज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज जस्ट 16 miles फ्रॉम जोधपुर, जोधपुर से
केवल 16 माइल्स मतलब जोधपुर से केवल 16 किलोमीटर पर ही बिश्नोइयों का एक बड़ा सेटलमेंट था, या बिश्नोइयों का एक बहुत बड़ी बस्ती है वो वहां पे थी। तो देखो संयोग की बात है कि उन्होंने महल बनाने का सोचा और बिश्नोइयों की जो अच्छी जो सेटलमेंट यानी एक बड़ी जो बस्ती है वो केवल 16 मील पे ही थी। तो द पीपल हैड एक्सेप्टेड जामाजीज प्रिसेप्ट नियरली 2.5 centuries ago and has nursed hundreds of खेजड़ी trees near their villages। तो देखो अब यहाँ पे जामाजी की बात नहीं है, अब देखो क्या चल रहा है कि these people मतलब ये जो लोग थे हैड एक्सेप्टेड वो स्वीकार कर चुके थे जाम्बाजी प्रिसेप्ट, जाम्बाजी के जो सिद्धांत थे उनको नियरली लगभग 2.5 centuries अगो कि लगभग जो 2.5 century मतलब जो 2.5 century होती है शताब्दी, 2.5 हो गया 2.5, तो 2.5 शताब्दी पहले, लगभग 2.5 शताब्दी पहले जाम्बाजी के नियमों को ये लोग है वो एक्सेप्ट कर चुके थे, इनको स्वीकार उन्होंने कर लिया था। लगभग 2.5 शताब्दी पहले की बात है कि जब जाम्बाजी ने अपने 29 सिद्धांत बताए थे, जब वृक्षों के संरक्षण की बात करी थी, तो उन लोगों ने जाम्बाजी के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया था और अब इस बात को 2.5 शताब्दी है वो बीत चुकी है। तो इन लोगों ने जाम्बाजी के जो नियम है उनको स्वीकार कर लिया था, उनकी वो पालना कर रहे थे। एंड हैज नर्स्ड हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज नियर देयर विलेज, और अपने गांव के समीप सैकड़ों जो खेजड़ी के वृक्ष थे उनके नर्स मतलब उनका पालन पोषण कर रहे थे, उनका वो देखभाल कर रहे थे, उनकी केयर कर रहे थे। एंड देयर वाज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेज खेजड़ली, एंड देयर वाज एक्सीलेंट लाइमस्टोन, और वहां पे शानदार एक उच्च कोटि का बोल सकते हैं, एक श्रेष्ठ किस्म का जो लाइमस्टोन है वो उनके गांव के समीप खेजड़ली के अंदर, खेजड़ली भी एक जगह का नाम है, तो उनके गांव के समीप खेजड़ली के अंदर एक श्रेष्ठ किस्म का लाइमस्टोन है वो चूना पत्थर है वो वहां पे था। अभय सिंह दीवान ऑर्डर दैट द लाइम किल्स बी स्टार्टेड नियर खेजड़ली टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस। तो अभय सिंह का जो दीवान था उसने ऑर्डर दिया, उसने आदेश दिया दैट की द लाइम किल्स के जो चूने की जो भट्टियां हैं बी स्टार्टेड वो शुरू की जाएगी नियर खेजड़ली, खेजड़ली के पास में, टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, की महल के जो कंस्ट्रक्शन है निर्माण कार्य उसको शुरू करने के लिए, महल के निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए खेजड़ली के समीप चूने की भट्टियों को स्टार्ट किया जाए, वहां पे चलाई जाए चूने की भट्टियां, ऐसा अभय सिंह के दीवान ने ऑर्डर दिया। क्योंकि वहां पे लाइमस्टोन है वो भी उच्च कोटि का था और वहां पे पेड़ पौधे भी बहुत थे, तो ईंधन की भी कोई दिक्कत नहीं थी। But when the workers got ready to cut the trees for fuel, they found that the Visnois would not let them touch the trees. कि but when the workers got ready, जब वर्कर्स जो मजदूर थे वो रेडी हुए, तैयार हुए, टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, कि ईंधन के लिए जब वृक्षों को काटने के लिए मजदूर वहां पे तैयार हुए, दे फाउंड तो उन्होंने पाया दैट की द बिश्नोइज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज, कि जो बिश्नोई है वुड नॉट लेट वो अनुमति नहीं दे रहे देम उनको टच छूने की, द ट्रीज वृक्षों को, कि जो बिश्नोई है वो उनको वृक्षों को छूने की अनुमति नहीं दे रहे। He must be left alone. To cut these green trees was a violation of their religion. कि their खेजड़ी tree must be left alone. कि उनके खेजड़ी वृक्ष को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए, मतलब उनके वृक्ष जो हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उनको अकेला छोड़ देना चाहिए। To cut these trees, इन ग्रीन ट्रीज को काटना, इन हरे पेड़ों को काटना, वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन, उनके धर्म का उल्लंघन करना था। मतलब उन जब जाम्बाजी थे उन्होंने बताया था कि हरे वृक्षों को नहीं काटना, किसी जानवर को नहीं मारना, तब वो बोल रहे हैं कि खेजड़ी के जो वृक्ष हैं उनको अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और इन हरे वृक्षों को काटना उनके धर्म का उल्लंघन करना था। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, अब जो वर्कर्स थे मजदूर थे वो जोधपुर लौट आए। द दीवान वाज एनरेज्ड, और जो दीवान था अभय सिंह का दीवान वो एनरेज्ड मतलब क्रोधित हो गया। What insolence, कि क्या इंसोलेंस है, कैसी ये बदतमीजी है, कैसी धृष्टता है। He personally accompanied the workers on horseback to खेजड़ली village and ordered that the trees be cut. कि he personally वो व्यक्तिगत रूप से कंपनी मतलब आया, साथ में आया द वर्कर्स मजदूरों के, ऑन हॉर्सबैक घोड़े के पीठ पर, टू खेजड़ली विलेज खेजड़ली गांव की ओर वो घोड़े पे बैठकर स्वयं मजदूरों के साथ आया, एंड ऑर्डर दैट और आदेश दिया कि द ट्रीज बी कट, पेड़ों को काटा जाए, ऐसा उन्होंने ऑर्डर दिया दीवान ने। जो दीवान है वो खुद अब मजदूरों के साथ आया था।
द एक्सेस वर रेज्ड एंड द होल विलेज गेदर्ड। द एक्सेस वर रेज्ड कि जो एक्सेस थे, जो कुल्हाड़ी थी, उनको उठाया गया और पूरा गांव है वहां पे एकत्रित हो गया, इकट्ठा हो गया। दे बेग दैट देयर रिलीजन बी नॉट डिस्क्रेटेड कि दे बेग्ड, उन्होंने बेग्ड यानी याचना करी, दैट की देयर रिलीजन उनका जो धर्म है, उनका जो धर्म भी नॉट डिस्क्रेटेड कि उनके धर्म का जो डिस्क्रेटेड है मतलब अपमान, एक तरीके से अपमान करना हो गया, तो उनके धर्म को डेसिक्रेट नहीं किया जाना चाहिए, उनके धर्म का अपमान है वो नहीं किया जाना चाहिए। इसको डेसिक्रेट बोला जाता है, डेसिक्रेटेड कि दे बेग्ड, उन्होंने याचना करी, दैट की देयर रिलीजन बी नॉट डेसिक्रेटेड कि उनके धर्म को डेसिक्रेट नहीं किया जाना चाहिए, उनके धर्म का अपमान है वो नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे उन्होंने याचना करी। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज दैट देयर एंसेस्टर्स हैड नर्चर्ड अ जनरेशंस। दे प्लीडेड भी याचना करना होता है बेग्ड की तरह ही, कि दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज कि उन्होंने पेड़ों की संरक्षण के लिए याचना करी, विनती की। दैट देयर एंसेस्टर, जो कि उनके एंसेस्टर मतलब उनके पूर्वजों ने हैड नर्चर मतलब पोषण करना, और जनरेशन की पीढ़ियों से जिनका पोषण है वो उनके पूर्वज करते रहे थे, उन वृक्षों के संरक्षण करने की उन्होंने विनती करी। तो ये बोल रहे थे कि वो विनती कर रहे थे, याचना कर रहे थे कि पीढ़ियों से इन वृक्षों का जो नर्चर है, इन पीढ़ियों से इन वृक्षों का जो पोषण है वो हमारे पूर्वज करते आए हैं, तो इन वृक्षों को न काटा जाए, ऐसे वो लोग याचना है वो वहां के गांव के लोग है वो कर रहे हैं। बट द दीवान वाज डिटरमाइंड, लेकिन जो दीवान था वो डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चय उसने किया हुआ था। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम किल्स कि द ट्रीज मस्ट बी कट कि जो ट्रीज है, वृक्ष है, उनको काटा जाएगा, टू फ्यूल द लाइम किल्स कि चूने की भट्टियों के ईंधन के लिए वृक्षों को काटा जाए, ऐसा उसका दृढ़ निश्चय था। ही ऑर्डर द वर्कर्स टू गो अहेड, उसने वर्कर्स को, मजदूरों को आगे जाने का आदेश दिया। बट द बिश्नोइज वर डिटरमाइंड टू, लेकिन जो बिश्नोई थे वो भी डिटरमाइंड थे, वो भी दृढ़ संकल्प किया हुआ था। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमंग देम वाज ए वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा अमृता देवी, द वाइफ ऑफ विश्नोई रामखोर। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड, और सबसे अधिक जो दृढ़ संकल्पित थी, कौन? अमंग देम, उन लोगों के बीच में, वाज ए वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, दुर्गा का वेरिटेबल यानी साक्षात, इनकारनेशन होता अवतार। रामखोड़ विश्नोई, रामखोड़ की पत्नी अमृता देवी दुर्गा की साक्षात अवतार के रूप में उनमें से एक सबसे अधिक दृढ़ संकल्पित है वो उसमें थी। अमृता देवी का नाम आप सब लोगों ने सुना हुआ होगा। तो इसमें बताया कि जब आगे बढ़ने का जब उन्होंने बोला था दीवान ने, तो जो दृढ़ संकल्पित तो खुद विश्नोई भी थे, और उन सब में दुर्गा का जो साक्षात अवतार विश्नोई रामखोड़ की पत्नी अमृता देवी है वो सर्वाधिक, उन लोगों में से सबसे अधिक डिटरमाइंड थी, सबसे अधिक वो दृढ़ निश्चय थी। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन, द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन कि जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो कभी भी नहीं काटे जाएंगे, अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट कि द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन कि वृक्ष है वो नहीं काटे जाएंगे, अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट। सी सैड, उसने कहा कि जब तक पहले तुम हमें नहीं काट देते, यू कट अस डाउन फर्स्ट कि हमें काट लोगे, उससे पहले जब तक हमें नहीं काट दोगे, ट्रीज है वो नहीं काटे जाएंगे, मतलब पहले तुम लोग हमें काटो, उसके बाद ही वृक्ष है वो काटे जाएंगे। या एक तरीके से बोल सकते हैं कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे जब तक कि तुम पहले हमें नहीं काट देते ही। सी सेड, उसने कहा, अमृता देवी ने कहा। एंड कॉलिंग टू हर 3 daughters टू ज्वाइन हर, दे क्लैप्ड 4 ऑफ द ट्रीज। एंड कॉलिंग टू हर 3 daughters, अपनी 3 पुत्रियों को, कॉलिंग यानी पुकारते हुए, टू ज्वाइन हर, उसको ज्वाइन करने के लिए, मतलब उसके साथ होने के लिए, उसके साथ शामिल होने के लिए अपनी 3 पुत्रियों को उसने पुकारा। दे क्लैप्ड 4 ऑफ द ट्रीज, उन्होंने जो 4 ट्रीज थे, 4 वृक्षों को क्लैप्स यानी अपनी भुजाओं में बांध लिया, मतलब 4 पेड़ों को उन्होंने अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया था। द दीवान फ्यूम्ड एंड ऑर्डर दैट ऑल 4 ऑफ देम बी कट डाउन विद द ट्रीज कि द दीवान फ्यूम्ड, दीवान था वो फ्यूम्ड यानी क्रोधित हो गया, एंड ऑर्डर, और उसने ऑर्डर दिया, आदेश दिया, दैट कि ऑल 4 ऑफ देम बी कट डाउन विद द ट्रीज कि वृक्ष के साथ ही इन ऑल 4 ऑफ देम कि इन चारों को भी कट डाउन, काट दिया जाए, मतलब वृक्ष को तो काटे ही काटे और साथ में इन चारों को भी पेड़ के साथ काट देने के आदेश उसने दे दिए। द एक्सेस फेल एंड द ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसेस, द एक्सेस फेल, कुल्हाड़ियां हैं वो गिरी, बरसी, एंड द ब्रेव वुमेन, और जो बहादुर महिला थी, वुमेन थी, वह कट टू पीसेस, टुकड़ों में काट दी गई, मतलब जो 4 महिलाएं, 3 पुत्रियां हो गई, एक वो खुद हो गई,
तो ये जो बहादुर महिलाएं थी वो टुकड़ों में काट दी गई। बट द विश्नोई वर नॉट टू बी काउड, बट द विश्नोईज, लेकिन जो विश्नोईज थे, जो विश्नोई जो लोग थे, वर नॉट टू बी काउड, वो डरपोक नहीं होने वाले थे, वे भयभीत नहीं हुए। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज एंड टू बी कट डाउन विद देम, कि मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज, कि वृक्षों को हक करने के लिए, वृक्षों को अपनी बाहों में लेने के लिए या वृक्षों से लिपटने के लिए उनमें से बहुत से, मोर ऑफ मोर देम मतलब उनमें से बहुत से लोग हैं वो केम फॉरवर्ड आगे आए। एंड टू बी कट डाउन विद देम, और उनके साथ कट जाने के लिए, मतलब उन वृक्षों के साथ कट जाने के लिए, उन वृक्षों से लिपटने के लिए बहुत से लोग हैं वो उनमें से आगे आए। द न्यूज ऑफ दिस मैसेकर स्प्रेड रैपिडली एंड थाउजेंड ऑफ विश्नोईज रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि द न्यूज ऑफ दिस मैसेकर स्प्रेड रैपिडली, स्प्रेड यानी फैला, रैपिडली यानी तेजी से, मैसेकर यानी जो नरसंहार हुआ था, मनुष्यों की जो हत्या हुई थी, कि ये नरसंहार की जो खबर थी, जो न्यूज थी वो तेजी से फैल गई। एंड थाउजेंड्स ऑफ विश्नोईज, और हजारों विश्नोई है वो रश यानी दौड़े, फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस, कि 84 जो चारों ओर के 84 गांव से, चारों ओर के 84 गांव से हजारों जो विश्नोई लोग हैं वो अपने बहादुर भाई और बहनों की हेल्प करने के लिए दौड़े, अपने बहादुर भाई बहनों की हेल्प करने के लिए वो दौड़ पड़े थे 84 गांवों से। तो देखो वहां पे 84 जो विलेजेस थे वो सारे के सारे संगठित थे वहां पे। तो इतनी सी न्यूज पे 84 गांव के जो विश्नोई जो है, हजारों विश्नोई है वो अपने भाई बहनों की, बहादुर भाई बहनों की हेल्प करने के लिए दौड़े। ऑल टुगेदर 363 विश्नोई सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सेक्रेड हेरिटेज, कि ऑल टुगेदर साथ 363 विश्नोई है उन्होंने सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया, देयर लाइव्स अपने जीवन का, टू गार्ड रक्षा करने के लिए, देयर सेक्रेड हेरिटेज की अपनी जो पवित्र हेरिटेज यानी पवित्र जो विरासत थी उसकी रक्षा करने के लिए 363 विश्नोइयों ने साथ अपने जीवन का बलिदान है वो दिया। तो 363 जो विश्नोई है वो एक साथ वहां पे मारे गए थे वृक्षों को बचाने के लिए। तो ऐसा होता था उनका बलिदान। द महाराजाज मैन हु हैड नेवर इमेजिन्ड दैट थिंग्स कुड कम टू सच ए पास वर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड, कि द महाराजाज मैन, कि जो महाराजा के जो लोग थे, हु हैड नेवर इमेजिन्ड, जिन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी, दैट की थिंग्स कुड कम टू सच ए पास, की चीजें हैं वो ऐसी हो जाएंगी, वर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड, वो अब वास्तव में क्या थे, फ्राइटेंड थे, भयभीत थे, कि महाराजा के आदमी जिन्होंने कल्पना नहीं करी थी कि चीजें हैं वो इस प्रकार से हो जाएगी, मतलब स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी, वे वास्तव में फ्राइटेंड हो गए, भयभीत हो गए थे। दे रश्ड बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह, दे रश्ड बैक, वे वापस दौड़े, टू जोधपुर, जोधपुर की तरफ, टू रिपोर्ट, सूचना देने के लिए, हैपनिंग्स मतलब जो घटना थी, टू अभय सिंह, तो अभय सिंह को, मतलब वे अभय सिंह को घटना की रिपोर्ट देने के लिए, घटना की सूचना देने के लिए जोधपुर की तरफ वापस दौड़े, जोधपुर की ओर वो दौड़ पड़े। अभय सिंह saw clearly that the might which had successfully changed the power of Aurangzeb could do nothing in the face of such moral courage, कि अभय सिंह saw clearly, अभय सिंह ने स्पष्ट रूप से देखा that कि the might, कि जो might, जो शक्ति, जो पावर, which had successfully changed the power of Aurangzeb, कि जिसने सक्सेसफुली मतलब एकदम सफलता पूर्वक जिसने औरंगजेब की शक्ति को चैलेंज किया था, औरंगजेब की जो शक्ति थी उसको चुनौती दी थी, जिस शक्ति ने कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मोरल करेज, वो कुड डू नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकती इन द फेस ऑफ सच मोरल करेज, कि इस मोरल करेज के मामले में, इस नैतिक साहस का सामना करने के अंदर कुछ भी नहीं कर सकती, जिस शक्ति ने सफलतापूर्वक औरंगजेब की शक्ति को चुनौती दी थी, वो इस नैतिक साहस को सामना करने में कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब जो नैतिक साहस है वो अपने जो फिजिकली जो पावर होती है उससे ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं जो मोरल करेज होता है। ही पर्सनली रोड टू खेजरली टू मेंड मैटर्स, कि ही पर्सनली वो खुद आया, रोड मतलब घुड़सवारी करते हुए, राइड घुड़सवारी करने के लिए आता है। टू खेजरली टू मेंड मैटर को मतलब इस मामले को मेंड यानी मेंड एक तरीके से क्षतिपूर्ति होता है, तो इस मामले की क्षतिपूर्ति करने के लिए या इस मामले को शांत करने के लिए वो है स्वयं खेजरली है वो आया, जो अभय सिंह थे वो खुद मामले को शांत करने के लिए खेजरली गांव में आए। He assured the weeping agonized mass of thousands of Vishnuyis that from now on he would fully respect their religious principles, कि he assured मतलब आश्वस्त किया, the weeping रोते हुए, and agonized मतलब दुखी, mass of thousands of Vishnuyis, कि हजारों विष्णुइयों का जो मैस यानी जो समूह था,
हजारों जो विष्णुई लोग थे उनको रोते हुए और दुखी हजारों विष्णुई लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया दैट कि फ्रॉम नाउ ऑन, कि अब से, मतलब जिस टाइम वो गए थे वहां पे, कि अब से ही वुड फुली रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, कि अब से वो पूर्ण रूप से उनके धार्मिक जो सिद्धांत है उनको रेस्पेक्ट करेंगे, उनका वो सम्मान करेंगे। ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। उन रोते हुए और दुखी हजारों विष्णुई लोगों को आश्वासन दिया कि अब से वो पूर्ण रूप से उनके धार्मिक सिद्धांतों की रेस्पेक्ट करेंगे। ए कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस वाज प्रेजेंटेड टू द विष्णुइज, कि एक कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड मतलब उत्कीर्ण की हुई विद दिस प्रॉमिस, कि ये इस वादे का उत्कीर्ण किया हुआ, ये इस वादे को उत्कीर्ण की हुई एक जो कॉपर प्लेट थी, एक ताम्र पत्र जो था। जैसे पहले कोई वादा वगैरह कुछ किए जाते थे, कुछ कोई भी चीज प्रॉमिस की जाती थी किसी प्रकार से, जब बड़े लोग छोटे लोगों को या आपस में जब भी कोई प्रोमिस चलते थे तो उनको एक ताम्र पत्र पे लिखा जाता था ताकि वो हमेशा याद रहे। तो जब ये अभय सिंह ने उन विष्णुई लोगों को ये जो आश्वासन दिया है, जो प्रॉमिस किया है, तो इस प्रॉमिस का, इस वादे के साथ उत्कीर्ण की हुई जो कॉपर प्लेट थी, ताम्र पत्र था, वो विष्णुई लोगों को प्रेजेंट किया गया, उनको उपहार में दिया गया, एक तरीके से उनको भेंट में दिया गया। Henceforth, the inscription said, no green tree would ever be cut near Vishnui village, nor would any animal be hunted in their vicinity. कि henceforth मतलब अब इससे आगे, मतलब उस पे क्या लिखा गया? The inscription said, कि जो इंस्क्रिप्शन था, जो ताम्र पत्र में जो लेख है उसमें कहा गया कि अब से नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर विष्णुई विलेज, की विष्णुइयों के गांव के पास में कोई भी जो ग्रीन ट्री है, हरा वृक्ष, वो नहीं काटा जाएगा। नोर वुड एनी एनिमल बी हंटेड इन द विसिनिटी, और उनके जो विसिनिटी मतलब उनके जो नजदीक का जो क्षेत्र था या उनका जो पवित्र क्षेत्र था, उस पवित्र क्षेत्र में या उसके नजदीक के क्षेत्र में किसी भी जानवर का हंटेड यानी किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया जाएगा। ये उस लेख में उत्कीर्ण था। उस लेख में लिखा गया था कि विष्णुइयों के गांव के समीप किसी भी ग्रीन वृक्ष को, हरे वृक्ष को नहीं काटा जाएगा और उनके नजदीकी क्षेत्र में किसी जानवर का शिकार नहीं किया जाएगा, ऐसा उसमें लिखा गया था उस ताम्रपत्र में। तो थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, इसको पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत ही अच्छा शिक्षा देने वाला है। ये सब पे लागू होता है, विष्णुइयों के लिए नहीं है। हमें भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम भी किसी ग्रीन ट्री को नहीं काटें। तो हम क्वेश्चन की भी बात कर रहे थे, चलो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ। तो आपको बताना है कि किस एज में जाम्बाजी को विजन मिला था, किस एज में जाम्बाजी को विजन है वो मिला था। 2.5 centuries, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और पूछेंगे आगे। 2.5 centuries have passed since this episode, कि इस घटना को हुए 2.5 centuries मतलब 2.5 शताब्दी है वो गुजर गई। तो 2.5 शताब्दी तो पहले आई थी और 2.5 शताब्दी देखो अब यहाँ पे भी आ गई कि इस घटना को हुए 2.5 शताब्दी है वो पास हो गई, मतलब गुजर गई। Vishnuyas have now been guarding the trees, giving succor to the wild animal of Rajasthan, Haryana and Madhya Pradesh for nearly 5 centuries. कि Vishnuyas have now been guarding the trees, कि विष्णुई है वो अभी भी इन वृक्षों की गार्डिंग मतलब रक्षा करते आ रहे हैं। गिविंग succor to the wild animal of Rajasthan, Haryana and Madhya Pradesh for nearly 5 centuries, कि लगभग 5 शताब्दियों से राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के जो वाइल्ड एनिमल थे मतलब वन्य पशुओं की सकर होता है हेल्प प्रदान करना, सहायता देना, कि लगभग कि विष्णुई लोग यहाँ से करते हैं। देखो विष्णुई लोग है वो अब भी लगभग 5 शताब्दियों से राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के जंगली जानवरों को सहायता देते आ रहे हैं और वृक्षों की रक्षा करते आ रहे हैं। Everywhere as the green cover of the Indian subcontinent has been ravaged and continued to be destroyed at an ever accelerating pace, कि एवरीवेयर एल्स मतलब अन्यत्र प्रत्येक जगह, एवरीवेयर एल्स मतलब अन्यत्र प्रत्येक जगह, द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि भारतीय उप महाद्वीप का जो ग्रीन कवर है मतलब भारतीय उप महाद्वीप का जो हरा आवरण है वो हैज बीन रेवेज्ड मतलब उसको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड और उसको लगातार डिस्ट्रॉय भी किया जा रहा है एट एन एवर एक्सेलरेटिंग पेस, कि इसकी मतलब एवर एक्सेलरेटिंग पेस होता है लगातार बढ़ती हुई या तेज गति के साथ। देखो यहाँ से वापस से मैं आपको एक एक मीनिंग तो मैंने बता ही दिया। रेवेज यानी क्षतिग्रस्त करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, एक्सेलरेटिंग पेस मतलब लगातार तेज गति के साथ। सब कॉन्टिनेंट होता है उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है। तो देखो एवरीवेयर एल्स कि अन्यत्र प्रत्येक जगह
भारतीय उपमहाद्वीप का जो हरा आवरण है उसको तेज गति के साथ में, लगातार तेज गति के साथ में उस हरे आवरण को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और लगातार उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है। मतलब जो विश्नोइयों का जो गांव है वहां पे तो कुछ नहीं हो रहा, वहां पे तो हरे वृक्षों को नहीं काटे जाने की बात हो रही है, वो तो अभी भी अपने पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं, एनिमल्स की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जितनी भी जगह है, राजस्थान, हरियाणा, अन्य जितनी भी जगह है भारतीय सब कॉन्टिनेंट के अंदर, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, प्रत्येक जगह जो ये हरा आवरण है और जो एनिमल्स है तेज गति से उनको नष्ट किया जा रहा है, उनको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। The thousands upon thousands of black buck that once roamed the Indian plains have all vanished without a trace. कि the thousands upon thousands of black bucks, कि हजारों की संख्या में या हजारों से भी अधिक संख्या में जो कृष्ण मृग थे, जो कि भारतीय मैदानों में कभी घुमा करते थे, रोम होता है घूमना, कि जो पहले भारतीय मैदानों में जो विचरण करते थे, घुमा करते थे, have all vanished without a trace, कि वो बिना किसी ट्रेस के, बिना किसी चिन्ह के, निशान के वो वैनिश हो गए, वे सारे गायब हो गए, उनका एक चिन्ह तक नहीं बचा है। जो पहले कृष्ण मृग किसी समय भारतीय मैदानों में घुमा करते थे, वो बिना किसी चिन्ह के गायब हो गए हैं। बट नियर द फ्यू विश्नोई विलेजेस द greenery not only persists but also is ever on the increase, and around their villages the black bucks roam as freely as in Kalidas time near the ashram of Sage Karna. तो देखो बताया, बट नियर द फ्यू विश्नोई विलेजेस, लेकिन कुछ विश्नोई गांवों के समीप जो ग्रीनरी है, मतलब जो हरियाली है, वो न केवल वहां पे परसिस्ट, मतलब न केवल वहां पे बरकरार है, जो हरियाली न केवल वहां पे उपस्थित है, न केवल वहां पे बरकरार है, बट ऑल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज, बल्कि वो क्या होती है, अभी भी वृद्धि की ओर, इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो वो सदैव वृद्धि की ओर भी अग्रसर है, वो बढ़ती भी जा रही है। एंड अराउंड देयर विलेजेस, और उनके गांव के चारों ओर जो ब्लैक बक्स है, जो कृष्ण मृग हैं, वो उतने ही स्वतंत्रता, एज फ्रीली मतलब उतनी स्वतंत्रता से विचरण करते हैं जितना कण्व ऋषि के आश्रम में कालिदास के समय वो विचरण करते थे। मतलब अभी भी उतनी ही अच्छी प्रकार से विचरण करते हैं जितना पहले कालिदास के टाइम के अंदर कण्व ऋषि के आश्रम में या कण्व ऋषि के आश्रम के नियर, मतलब उसके आसपास में विचरण करते थे, वैसे ही उस विश्नोइयों के गांव के चारों ओर कृष्ण मृग है वो विचरण करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अभी भी जाम्बा जी के जो नियम है उनका वो पालन करते हैं, वो जानवरों का शिकार नहीं करते। अकबर वाज सो अमेज्ड टू सी दीज हर्ड्स ऑफ fearless black bucks near Vishnoi temples that he personally recorded his wonder at witnessing a scene from Satyug, the age of truth, in the Kalyug, the corrupt present. कि अकबर was so amazed to see these herds of fearless black bucks near Vishnoi temples, कि विष्णोई के मंदिर के समीप इन निर्भय मतलब बिना डरे हुए उन कृष्ण मृगों के समूहों को देख करके अकबर इतना अमेज्ड हुआ, अकबर इतना आश्चर्यचकित हुआ कि दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर, कि उसने अपने वंडर को, अपने आश्चर्य को उसने व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड किया, मतलब उसको लिपिबद्ध किया था। विटनेसिंग मतलब एक गवाह के रूप में, ए सीन फ्रॉम सतयुग, के सतयुग के उस दृश्य को देख करके। द एज ऑफ ट्रूथ, जो कि सत्य का जो एज होती है, सत्य का जो युग होता है, इन द कलयुग, कलयुग के अंदर, द करप्ट प्रेजेंट, कि उसने इस प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जो करप्ट यानी भ्रष्ट इस कलयुग के अंदर सतयुग के जो सत्य की जो एज होती है उस सतयुग के सीन को देख करके या उसके गवाह के रूप में अपने आश्चर्य को उसने व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड भी किया। इतना वो विस्मित हुआ था कि उसने खुद इस चीज को पर्सनली जाकर के देखा था। द साइट इज इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टूडे देन इट वॉज फॉर द एम्परर अकबर 4 centuries ago, for the Vishnoi continues to hold on to their magnificent obsession of this day. कि द साइट इज even more astonishing for us today, कि आज ये जो सीन है वो हमारे लिए और ज्यादा एस्टोनिशिंग है, और ज्यादा आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित करने वाला है, देन इट वाज फॉर द एम्परर अकबर 4 centuries ago, कि 4 शताब्दियों पूर्व जो सीन अकबर, सम्राट अकबर के लिए जो सीन आश्चर्यजनक था वो हमारे लिए आज और अधिक आश्चर्यजनक है। फॉर द सेंचुरी, फॉर मतलब बिकॉज, क्योंकि द विश्नोइज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू देयर मैग्निफिसेंट obsession to this day, क्योंकि जो विश्नोई है वो कंटिन्यू मतलब लगातार, होल्ड ऑन मतलब पकड़े हुए हैं, टू देयर मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब अपनी उस शानदार ऑब्सेशन मतलब जो धुन है उनकी, टू दिस डे, कि इस दिन भी मतलब अब वर्तमान में भी, प्रेजेंट टाइम में भी जो विश्नोई है वो अपनी उस शानदार धुन को, अपनी शानदार जो नियम है उसको वो पकड़े हुए हैं, उसकी वो पालन कर रहे हैं, अपने उस नियमों पे आज भी वो चल रहे हैं। इसलिए ये सीन है वो हमारे लिए
अकबर से भी ज्यादा क्या है, एस्टोनिशिंग है, आश्चर्यजनक है। At the village Khejarli where the Vishnuyis pass the supreme test of fire, there is one ancient Khejri tree which escaped that massacre. तो देखो उस टाइम का बताया कि एक जो खेजड़ी का वृक्ष है वो अभी भी बच गया था उस मैस्करे से, उस नरसंहार से। कि एट द विलेज खेजरली, कि उस खेजरली गांव के अंदर। तो देखो एक अग्नि नृत्य भी आप लोगों ने सुना हुआ होगा, अग्नि नृत्य जो कि विष्णुई संप्रदाय के लोग करते हैं। तो इसमें बताया है कि खेजरली गांव में, एट द विलेज खेजरली गांव में, वेयर जहां पे द विष्णुई पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, कि जहां पे विष्णुई लोगों ने जो उच्च अग्नि की जो परीक्षा पास करी थी उसको उत्तीर्ण किया था। देयर इज वन एंशिएंट खेजड़ी ट्री, यहाँ पे एक प्राचीन खेजड़ी का वृक्ष है जो कि उस मैस्करे में, उस नरसंहार में बच गया था। 2 years ago 2 साल पहले 2 years ago 2 साल पहले द विष्णुई प्लांटेड 363 मोर ट्रीज अराउंड इट इन द मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्टर्स। कि द विष्णुई 2 साल पहले जो उन विष्णुइयों ने 363 और अधिक वृक्षों को इसके चारों ओर प्लांट किया था, और अधिक 363 पेड़ और उन्होंने लगाए थे। इन मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्टर, कि अपने उन 363 शहीदों, मार्टर होते हैं शहीद, कि अपने उन 363 शहीदों की याद में इसके चारों ओर जो वृक्ष एक बच गया था उसके चारों ओर 363 और वृक्ष है वो विष्णुइयों ने लगाए थे। एंड दीज ट्रीज बीइंग नर्चर विद लव, वृक्ष जो है, जो 363 वृक्ष जो और लगाए हैं वो वृक्ष है वो जैसे कि वो है उस प्यार से वो नर्चर मतलब सिंचे जा रहे हैं। वो जो 363 वृक्ष है वो प्यार से सिंचे जा रहे हैं। आर ग्रोइंग फास्ट, वो क्या कर रहे हैं, ग्रोइंग फास्ट मतलब जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, वो फास्ट ग्रोइंग कर रहे हैं। Every year there is a religious fair at this spot 5 days before the full moon in the month of Bhadrapada. तो इसमें बताया है कि एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, देयर इज ए रिलीजियस फेयर, वहां पे क्या होता है, एक धार्मिक मेला होता है। एट दिस स्पॉट, इस स्पॉट पे, इस स्थान पे एक धार्मिक मेला लगता है। बिफोर यानी पहले, द फुल मून यानी पूर्णिमा से पहले, इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, 5 दिन पहले बताया है, फुल मून पूर्णिमा से 5 दिन पहले, इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, कि भाद्रपद के महीने में पूर्णिमा से 5 दिन पहले इस स्थान पे एक धार्मिक मेला है वो लगता है। इट इज एन ओकेजन which every tree lover of India should witness at least once in his lifetime. कि it is an occasion, कि यही एक अवसर है, which every tree lover of India, जिसका कि भारत के प्रत्येक वृक्ष प्रेमी को क्या करना चाहिए, should witness, उसका विटनेस होना चाहिए, at least कम से कम once in his lifetime, कि अपने जीवन काल में, अपने लाइफ टाइम में कम से कम एक बार भारत के प्रत्येक ट्री लवर को इसका विटनेस है वो होना चाहिए। यही एक ऐसा अवसर है जिसमें आप पेड़ों के प्रति, वृक्षों के प्रति अपने लव को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, और आई होप बहुत ही शानदार इस चैप्टर के थ्रू अपने को बहुत अच्छी अच्छी जो चीजें हैं वो बताई गई हैं। हमें भी अपने वृक्षों को ऐसे ही बचाना चाहिए, एनिमल्स को बचाना चाहिए, जिससे हमारी जो जमीन है वो भी फर्टिलिटी को धारण कर सके। और अब आपको आंसर देना है कि जांबा जी ने अपने कितने मूल सिद्धांत बताए थे, किस एज में जांबा जी को विजन मिला था, और एक और बताना है कि कितने लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपनी आहुति दी थी, टोटल कितने लोग थे, और उनमें सबसे फेमस नाम किसका आता है, सबसे ज्यादा जो डिटरमाइंड जो लेडी का नाम आया है वो कौन थी, और कितने लोग इसमें शहीद हुए थे, किस एज में जांबा जी को विजन हुआ था, और जांबा जी ने अपने कितने सिद्धांत है वो बताए हैं, अपने बेसिक टेनेट्स बताए हैं। तो आई होप आपको चैनल पसंद आया होगा, पढ़ाया हो पसंद आया होगा। अगर पढ़ाया हो पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।